नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खत्म हुआ बंधक संकट, 6 आतंकवादी मारे गए, 1 आतंकवादी गिरफ्तार, 30 से ज्यादा विदेशियों को बनाया था बंधक। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ISIS के संदिग्धों को देंगे कानूनी मदद, सभी संदिग्धों को बताया बेगुनाह। हैदराबाद में NIA ने 5 संदिग्धों को किया था गिरफ्तार। आधार कार्ड के टैगलाइन से आम आदमी हटाने का फैसला, आम आदमी का अधिकार को बदलकर मेरा आधार मेरी पहचान किया जाएगा, आपके कारण टैगलाइन बदलने का दावा। ओलंपिक 2024 के खेलों में शामिल हो सकता है क्रिकेट, रोम या पेरिस को अगर मिली मेजबानी तो क्रिकेट पर लग जाएगी मुहर, 12 से 16 देशों के हिस्सा लेने की संभावना। और देश भर में मौसम का हाई अलर्ट जारी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे में हो सकती है भारी बारिश, दिल्ली और NCR इलाके में भी मौसम नीली करवट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार रात को गुलशन डिप्लोमेटिक जोन स्थित होली आर्टिसन बेकरी रेस्टोरेंट शुरू हुआ बंधक संकट समाप्त हो गया है। सुरक्षा बलों ने 6 हमलावरों को मार गिराया है, जबकि 1 को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 18 बंधकों को रिहा करा लिया गया है। हथियारबंद हमलावर शुक्रवार रात को 9 बजे के करीब रेस्टोरेंट में घुसे थे। उन्होंने 30 से ज्यादा विदेशियों को बंधक बना लिया। बंधक संकट तकरीबन 14 घंटे तक चला। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 30 से ज्यादा जख्मी हैं। इससे पहले आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट ने अपनी समाचार एजेंसी अमाख के माध्यम से इस हमले के करीब 4 घंटे बाद इसकी जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने कहा कि अभी तक 24 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ढाका पुलिस ने इससे इनकार कर दिया है। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कल कहा कि उनकी पार्टी उन युवकों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी जिन्हें NIA ने ISIS के कथित मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओवैसी ने साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। ओवैसी ने कहा कि गिरफ्तार युवकों के परिवार के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और दावा किया कि वो बेगुनाह हैं। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने एक वरिष्ठ वकील से उन्हें विधिक सहायता मुहैया कराने के लिए कहा। उन्होंने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में रमजान के आखिरी शुक्रवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, कल ये लड़के यदि दोषी नहीं पाए गए तो उन्हें उनका जीवन कौन लौटाएगा। बढ़ते आतंकी गतिविधियों को रोकने और आंतरिक सुरक्षा को लेकर PMO में PM मोदी की अगुवाई में एक इमरजेंसी हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। करीब 3 घंटे तक चली इस आपात बैठक में देश के आंतरिक और बाहर खतरों को लेकर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पर बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करते हुए PM ने इसके चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदमों की समीक्षा की। दरअसल जहां एक तरफ ISIS पैर पसार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर भारत को ललकार रहा है। ऐसे में किसी भी सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसके लिए PM मोदी ने इस उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई थी। आतंकी खतरे से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजाम करने को लेकर PM ने कई निर्देश दिए। प्रधानमंत्री की पाठशाला में सड़क और परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय को सबसे अधिक नंबर मिले हैं। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लगभग 5 मिनट, विदेश मंत्रालय को 3 मिनट और रक्षा और कार्मिक मंत्रालय को अपना अपना पक्ष रखने के लिए 2-2 मिनट मिले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलग अलग देशों को दिए जा रही वीजा सहूलियतों के बारे में चर्चा की। गृह, वित्त, रक्षा, विदेश और कार्मिक 5 कोर मंत्रालय है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि इन अहम मंत्रालयों की पोल अलग मंत्रालयों के सामने खुले, इसलिए इन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया गया। मोदी सरकार ने आधार के टैगलाइन से आम आदमी हटा दिया है। ये कदम विभिन्न लोगों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद उठाया गया है। अनुरोध करने वालों में दिल्ली भाजपा के एक नेता भी शामिल है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दिल्ली भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को भेजे गए 28 जून की तिथि वाले एक पत्र में कहा गया है कि आधार टैगलाइन आम आदमी का अधिकार को बदलकर मेरा आधार मेरी पहचान कर दिया गया है। उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने 19 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अर्जी देकर टैगलाइन आधार इज राइट ऑफ कॉमन मैन में सुधार की मांग की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने BSP प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। मौर्य ने कहा कि विजय माल्या की तरह मायावती भी हजारों करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर भागने वाली है, इसलिए विधायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोग उनके झांसे में न आए।
उन्हें टिकट के बदले पैसे ना दे। पिछले हफ्ते तक मायावती के सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। मायावती को दौलत की बेटी कहकर उनसे किनारा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में एक बड़ी सभा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बहुजन समाज पार्टी के स्टाइल में की गई इस सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटी। भीड़ से उत्साहित स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर जमकर निशाना साधा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 14 साल पुराने रेप मामले में गुरमीत राम रहीम की दलील को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया जिसमें रेप के एक मामले में पीड़ित महिला की हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर के नमूनों की जांच कराने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लेटर लिखता है और कहता है कि बाबा जी आई लव यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह उपलब्ध है। आपको बता दें कि एक महिला ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। डेरा प्रमुख इस मामले में जमानत पर जेल से बाहर है। इन्फोसिस की 24 साल की महिला कर्मचारी की चेन्नई में एक रेलवे स्टेशन पर सरेआम हत्या की घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने कल आरोपी को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान राम कुमार के रूप में की गई है और वह भी 24 साल का है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी तब उसने सुसाइड करने का भी प्रयास किया था। पुलिस के अनुसार जिस महिला कर्मचारी की हत्या की गई थी, आरोपी उसके घर के पास ही रहता था और वह स्वाति को चाहता था और स्वाति द्वारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी की एक फोटो गुरुवार को जारी की गई थी। निजी क्षेत्र सहित सभी प्रतिष्ठानों को एक नए विधेयक के तहत अपनी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराना होगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की इस विधेयक को आगामी सत्र में ही पेश करने की योजना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 26 सप्ताह या 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान पहले ही है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियां अधिकतम 3 महीने के अवकाश की पेशकश करती है, मगर बहुत से छोटे संस्थानों में ये लाभ भी नहीं दिए जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार भारत में विश्व रामायण सम्मेलन कराने की तैयारी में है। खबरों की माने तो ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगी। ये खबर समाचार एजेंसी के हवाले से है। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अयोध्या में विश्व रामायण सम्मेलन का आयोजन करवा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारों की माने तो बीजेपी पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता भी गाहे बगाहे मंदिर निर्माण की याद बीजेपी नेताओं को दिलाते रहते हैं। इसके अलावा कई हिंदू संगठन भी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की मांग लगातार कर रहे हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है और केंद्र सरकार चुप्पी साधी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने कुर्बानी से जुड़े अपने बयान पर मिल रही आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि वे धर्म गुरुओं से नहीं डरते क्योंकि वे धार्मिक ठेकेदारों द्वारा चलाए जा रहे देश में नहीं रहते। दरअसल बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाते हुए अभिनेता इरफान खान की टिप्पणी पर कुछ धर्म गुरुओं ने तीखा जवाब देते हुए उनसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने को कहा है। लेकिन इरफान ने शनिवार को इसके जवाब में फेसबुक पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि वे धर्म गुरुओं द्वारा चलाए जाने वाले देश में नहीं रह रहे हैं। एडिनबर्ग में चल रही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबर के मुताबिक 2024 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करना तभी संभव हो सकेगा जब रोम या पेरिस को इसका आयोजन मिलेगा। ओलंपिक 2024 की मेजबानी के लिए पेरिस, लॉस एंजलिस और बुडापेस्ट के अलावा रोम भी दौड़ में शामिल है। नए नियम के अनुसार ओलंपिक में 5 और खेलों को जगह दी जा सकती है। इटली क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि वो जिन 5 अन्य खेलों को इसमें जगह देंगे उनमें से एक क्रिकेट है। रोम के अलावा फ्रांस क्रिकेट समिति की भी यही कोशिश है। देश भर में मौसम का हाई अलर्ट जारी हो गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलना शुरू हो गया है और अगले 48 घंटों में मानसून दस्तक दे सकता है। हिमाचल में मानसून नया गुल खिला रहा है, जिससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे बेहद भारी गुजरने वाले हैं। मानसून की एक नई लहर उत्तर भारत में अपना असर दिखा रही है। इसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर बारिश लोगों को परेशान किए हुए हैं, लेकिन अब पहाड़ों के मौसम में बदलाव और तेजी से होगा और अगले 48 घंटों में हिमालय पर मूसलाधार बारिश होने वाली है।
खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।